हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ की एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें आपको व्रत के संबंध में ये वीडियो बनाया गया है जिसमें आपको व्रत के संबंध में बताया जाएगा। और ये जो क्लास होगी इसमें जो व्रत के बारे में बताया जाएगा बिल्कुल स्टार्ट से बताया जाएगा। व्रत का परिचय सबसे पहले आपको बताया जाएगा। व्रत का जो परिचय होगा उससे संबंधित आपको इसमें सबसे पहले जानकारी दी जाएगी कि परिचय में व्रत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होती है। इस तरीके से सारी चीज़ों को आपको इसमें बताया जाएगा। इसके बाद हम इसमें जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो परिचय की चर्चा करेंगे। दूसरी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रमेय की। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि वर्ग 2 का जो पेपर होगा उसमें जो प्रश्न आने वाले हैं, उसमें जो प्रश्न आएंगे उसमें क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित व्रत संबंधी जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और क्षेत्रफल वाले चैप्टर में उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम इसमें जो पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे व्रत की त्रिज्या से संबंधित चीज़ें, कोण से संबंधित चीज़ें, चाप से संबंधित चीज़ें। ठीक है, ये तीनों चीज़ें और व्यास से संबंधित चीज़ें और महत्वपूर्ण जो प्रमेय होंगी उसके आधार पर जो चीज़ें निकाली जाती हैं। और इसके बाद इसमें जो स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न बनेंगे, स्पर्श रेखा से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मतलब व्रत हम चालू किया है, इसका आज के वीडियो में जितना हो जाएगा उसको आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्रमशः इसी तरीके से इसको पढ़ते चलेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब हम व्रत में जो पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल और परिधि निकालने वाले जो प्रश्न होते हैं उसको हम क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वह हम इतनी चीज़ें और इससे संबंधित और आगे जो चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं आज का वीडियो में परिचय व्रत। इसका व्रत कहते किसे हैं। ठीक है, तो व्रत क्या होता है कि व्रत एक समतल पर स्थित एक ऐसी आकृति है जो किसी बिंदु से, जो बिंदु होता है उस बिंदु से, यानी जिसे केंद्र कहा जाता है, इसकी दूरी कैसी होती है, समान। समतल में किसी स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है उसे क्या कहा जाता है, व्रत कहा जाता है। ठीक है, तो कोई समतल पर कोई बिंदु स्थित है, वहां से बराबर दूरी पर स्थित जो सभी बिंदु होते हैं उन सभी, यानी एक केंद्र है यहाँ पर, इसके बराबर दूरी पर जो बिंदु होते हैं इन सभी को यदि मिला दिया जाए तो किस चीज का निर्माण होता है, व्रत का निर्माण होता है। इतना इसे व्रत कहते हैं। ठीक है, तो व्रत के बाद उसमें जो चीजें कौन कौन सी होती हैं हम उसको देखेंगे। व्रत के बारे में आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। व्रत की आकृति जो होती है, तो व्रत कहते किसे हैं, जैसे चूड़ी की जो आकृति होती है वह व्रत की होती है। जैसे आप अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी की जो आकृति होती है वह भी वृत्ताकार आकृति होती है। जितनी भी ऐसी गोलाकृतियां हैं तो वो कौन सी आकृति होंगी, व्रत की आकृतियां हो जाएंगी। अब जब एक व्रत हम बना लेंगे तो व्रत में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें समझ में आना चाहिए कि व्रत में क्या क्या है और किस तरीके से परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए व्रत हो गया, इसका केंद्र हम O मान लेते हैं। व्रत का केंद्र क्या हो जाएगा, O। तो बीच का जो बिंदु होता है ये हो गया केंद्र। यहाँ व्रत के केंद्र से इसकी जो बाउंड्री है, व्रत की जो परिधि है, तो केंद्र से परिधि की जो बीच की दूरी होती है इसे त्रिज्या कहा जाता है और R से इसको दर्शाया जाता है। यानी R ये क्या होती है, त्रिज्या। इसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या। ठीक है, तो किसी भी व्रत में केंद्र से परिधि के जो बीच की दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया है। इसके बाद एक और चीज इसमें आपको देखने को मिलेगी जिसमें होगा त्रिज्या खंड। क्या होगा, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड होता है व्रत की दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्रफल को त्रिज्या खंड कहते हैं। देखिए कोई व्रत है, कोई भी व्रत है, उसका केंद्रक O है। अब किन्हीं भी दो त्रिज्याओं, यानी एक त्रिज्या हम इसको मान लें R और एक त्रिज्या कोई A है, तो दो त्रिज्याओं के बीच में जो घिरा हुआ ये भाग जो होता है इसे कहते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, त्रिज्या खंड। ये सभी चीजें आपको जानना जरूरी है क्योंकि जब आप व्रत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है।
ठीक, तब जब आपको उसकी जानकारी होगी तभी आप उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए ये सभी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सभी चीज़ों को देखते चलिए, इनको याद नहीं करना है, बस सिर्फ समझना है कि ये चीज़ें होती हैं क्या क्या हैं। तो दो चीज़ें हो गई, नंबर एक तो त्रिज्या हो गई है, नंबर दूसरा हो गया त्रिज्या खंड। त्रिज्या क्या हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद हो गया तीसरी चीज है जीवा। तीसरी चीज क्या हो जाएगी, जीवा। तो वृत्त का जो केंद्र है O, ठीक है। जीवा क्या होती है कि वृत्त में किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवा। वृत्त में जीवा क्या होता है, वृत्त में किसी भी वृत्त के जो सतह होती है, वृत्त की सतह पर कहीं भी जो दो बिंदु होते हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। यानी इस तरीके से एक जीवा, यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वृत्त में तीन चीजें आपने देख ली हैं कि त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त के केंद्र से, और वृत्त के जो स्पर्श परिधि है वहां तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। यानी वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त के केंद्र बिल्कुल बीच में स्थित होता है और वहां से बराबर दूरी के जितने भी बिंदु होते हैं जब उन सभी को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वृत्त आकृति जो बनती है उसे वृत्त कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी पर जो स्थित बिंदु होता है जिसकी चाप लेकर एक वृत्त खींचा जाता है उसको कहा जाता है त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो पूरे वृत्त में किसी भी दो त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है उसे कहा जाता है त्रिज्या खंड। ठीक है, तो त्रिज्या खंड इस प्रकार से इसको देखेंगे। जीवा किसे कहा जाता है, तो किसी भी वृत्त में जब दो बिंदुओं के बीच की एक रेखा खींची जाती है कि ये कोई वृत्त हो गया है, इसमें दो बिंदुओं को जब मिलाया जाता है वृत्त के, तो उसके बीच की जो रेखा होती है उसे जीवा कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, व्यास की। इसके बाद करेंगे तो हम व्यास। तो जब कोई वृत्त होता है, ठीक है, तो व्यास होता है जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होते हुए गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। ठीक है, व्यास क्या होता है, व्यास भी एक क्या होती है, जीवा होती है। व्यास क्या होती है, एक जीवा होती है। यानी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तथ्य के रूप में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो आप लगा सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। अब आप देखेंगे एक केंद्र O है तो इस तरह की लंबाई भी R हो जाएगी और इस तरफ भी कितना हो जाएगा, R। तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 2R। यानी वृत्त का जो व्यास होता है, व्यास कितने के बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ हम परिभाषा बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वृत्त में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज हो गई, यहाँ पर 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं, 3 जीवा और चौथी हो गई है व्यास। ठीक है, तो वृत्त में ये सब चीजें होंगी। जब हम इनकी आगे चर्चा करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि व्यास कौन सी है, जीवा कौन सी है, त्रिज्या खंड कौन सा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वह है जब कोई वृत्त खींचा है तो वृत्त में अगली चीज है वृत्त खंड। ठीक है, वृत्त खंड किसे कहते हैं, तो कोई भी जीवा, जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है, वृत्त में एक जीवा कौन सी है, AB। वृत्त में जीवा कौन सी है, AB। तो यह जो जीवा होगी वृत्त को आप देखेंगे 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है, बड़े भाग और एक छोटा भाग। तो ये जो 2 भाग होंगे इन्हीं को क्या कहा जाता है, वृत्त खंड। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वृत्त खंड। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इतनी परिभाषाएं जो हैं ये महत्वपूर्ण है। इतनी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। जब आप वृत्त पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, जीवा क्या होता है और वृत्त खंड क्या है। ठीक है, इतनी 4-5 चीजें हैं जो आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज हम जो सवाल पढ़ने वाले हैं वृत्त में, तो वृत्त में हम जो सवाल पढ़ेंगे तो उसमें हम क्षेत्रफल से संबंधित सवाल नहीं पढ़ेंगे। क्षेत्रफल के जो सवाल होंगे उनको हम नहीं पढ़ेंगे। उसको हम क्षेत्रफल का जो पार्ट पढ़ेंगे, क्षेत्रफल आयतन संबंधित जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें हम वृत्त के, त्रिभुज के, चतुर्भुज के सभी के सवाल हम उसमें लगाएंगे। क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी टॉपिक सवाल बनते हैं उन सभी को हम वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जिन पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और अब सभी को इससे संबंधित जानकारी जो है कम ही मिलेगी, इधर उधर आप पढ़ेंगे देखेंगे
तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम महत्वपूर्ण प्रमेय आपको बताने जा रहे हैं, और हम इसमें आपको बताएंगे कि जो प्रमेय हम बताएंगे, इससे आगे हम जो महत्वपूर्ण प्रमेय आपको बताएंगे उससे किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यदि आपने उन सभी प्रमेय को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कितनी आसानी से जो है प्रश्नों के सवाल के जो जवाब हैं वो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। बस आपको प्रमेय अच्छे से याद होनी चाहिए, तो उसको आपको यहाँ समझना है। जो भी यहाँ समझाया जाएगा आपको, उस व्रत की प्रमेय को आपको समझना है, और उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनको आपको बड़े आसानी से लगाना है। हम बताएंगे कि उस पर आधारित प्रश्न भी किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। यदि आपको आती है तो अच्छा है, नहीं आती है, आपने कभी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए, व्रत क्या होता है, किसी भी बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसे व्रत कहते हैं। निश्चित व्रत के केंद्र से यहाँ परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच के जो भाग होता है, जो खंड होता है, उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। तीसरा है जीवा किसे कहते हैं। तो व्रत जब हम बनाते हैं तो व्रत की सतह पर किन्हीं भी जब दो बिंदुओं के बीच की हम एक रेखा मिलाते हैं, उनके बीच जो रेखा बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको जीवा कहा जाता है। अगला है व्यास। व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास जो है एक जीवा ही होती है, क्योंकि इसमें भी व्रत के दो बिंदुओं को मिलाया जाता है, लेकिन यह व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी इससे बड़ी जीवा नहीं खींची जा सकती है। तो ये जो होती है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। इस तरीके से प्रश्न है तो आप बता सकते हैं कि व्यास होता है। और बात करते हैं त्रिज्या खंड की, तो त्रिज्या खंड का मतलब है कोई ऐसी जीवा जो व्रत को, देखिए जब कोई व्रत होगा उसमें आप बीच में एक जीवा खींचेंगे तो व्रत जो है दो भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक भाग हो जाएगा आपका दो भागों में होगा, या बराबर बराबर विभाजित हो सकता है, या बड़ा या छोटा जो है उसका खंड हो सकता है। ठीक है, तो जब बड़ा खंड होगा तो इसको दीर्घ व्रत खंड कह देंगे, और जब छोटा होगा तो इसको हम लघु व्रत खंड कहेंगे। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, तो इससे संबंधित जब कोण संबंधी सवाल हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको इसका महत्व पता चलेगा कि व्रत खंड हम आपको क्यों बता रहे हैं। क्योंकि जब हम आपको व्रत खंड पर आधारित सवाल आपको बताएंगे, प्रमेय बताएंगे, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो व्रत खंड को आप समझ लीजिए कि जब भी कोई जीवा आप व्रत में खींचते हैं तो जो जीवा होती है, यानी जीवा यानी व्रत के सतह पर कोई भी दो बिंदु जो होते हैं उनको जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। और ये जो जीवा होती है व्रत को दो भागों में विभाजित करती है। तो जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ व्रत खंड कहा जाता है, और ये जो छोटा भाग होता है उसको लघु व्रत खंड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लघु व्रत खंड कहा जाता है। इतनी चीजें आपको व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण है और ये सभी आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि समतल में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर कितने व्रत खींचे जा सकते हैं। किसी भी समतल पर अगर दो बिंदु हैं तो इससे कितने व्रत खींचे जा सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत व्रत खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाले अनंत व्रत यहाँ पर क्या कर सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। किसी भी समतल पर अगर आपके सामने दो बिंदु दे दिए जाएं तो इनसे होकर गुजरने वाले कितने व्रत खींचे जा सकते हैं, तो इनसे होकर गुजरने वाले अनंत व्रत खींचे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम अगला यदि तथ्य के रूप में पूछ लिया जाए कि किसी भी समतल पर यदि तीन असंरेख बिंदु हैं, कौन से हैं, असंरेख बिंदु। असंरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में ना हो। असंरेख का मतलब होता है ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा में ना हो। कई बार ये जो प्रश्न है, कई बार सीधे सीधे तथ्य व्रत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर अच्छा बनता है, एडवांस लेवल का पेपर बनता है, तो उसमें आपसे व्रत की त्रिज्या परिधि निकालने संबंधित प्रश्न सभी कर लेते हैं, लेकिन ये जो अंदर के प्रश्न हैं जो थोड़े से डीप हैं, ये यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी इस तरीके से करके रखनी है कि पेपर किसी भी तरीके का आए, आपको पेपर को में जो प्रश्न आएगा व्रत का हुआ है आपको करके आना ही चाहिए। क्योंकि यदि आपने व्रत पढ़ के रखा है और आपसे प्रश्न छूट जाता है, आपको क्षेत्रफल निकालना आता है, परिधि निकालना आता है, सब निकाल लेते हैं आप, सारे फॉर्मूले आपको याद है, लेकिन प्रश्न यदि आपका गलत हो रहा है तो आपके आने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो प्रश्न में जो पेपर में आता है हमें उसको पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से प्रश्न जब आएंगे, क्योंकि एमपी में इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं तथ्य के रूप में, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। यदि दो प्रश्नों से पूछा जाए कि किसी भी समतल में स्थित दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं,
तो उसका उत्तर हो जाएगा कि अनंत वृत्त आप उससे खींच सकते हैं। किसी भी समतल पर स्थित दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि किसी भी समतल में तीन बिंदु हैं और असमरेख हैं, तीन बिंदु हैं और कैसे हैं? असमरेख। तीन असमरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो तीन असमरेख बिंदुओं से सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तीन असमरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो तीन असमरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही जो होगा वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। ये परीक्षाओं में जब पूछा जाएगा तो इसका उत्तर आप सीधा लगाएंगे। इसमें आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना है, ये तो सीधा आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो प्रमेय होंगी। ठीक है, आज हम वृत्त की जो सामान्य जानकारी थी उसको हमने देख लिया है। वृत्त की जो सामान्य जानकारी थी उसको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमेय जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी को यदि आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रमेय जो हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जब आपको वृत्त के संबंध में सारी जानकारी होगी, जब आपको पूरी प्रमेय याद होगी और क्षेत्रफल और से संबंधित प्रश्न तो आप कर ही लेंगे क्योंकि वह तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन ये प्रमेय पर आधारित जो प्रश्न है ये आपको जरूर फायदा इससे होगा, क्योंकि जब प्रश्न बहुत डीप बनता है, सवाल डीप बनते हैं, तो इसी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रमेय जब हम पहले पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पहले प्रमेय पढ़ेंगे। आप इनको नोट जरूर करते चलिएगा, इनका बार बार रिवीजन करिएगा। हर परीक्षा में आपको ये प्रश्न मिलेंगे, जब भी गणित की बात होगी, एडवांस मैथ आएगा और जहाँ अच्छे लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वहाँ ये जरूर होगा, व्रत होगा। व्रत में प्रमेय पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और यदि आपको ये प्रमेय आती हैं तो आप उनके जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। हो सकता है आपको पेन भी रखने की जरूरत ना पड़े, कई प्रश्न ऐसे होते हैं। लेकिन यदि आपको प्रमेय याद नहीं है तो आपका प्रश्न बिल्कुल छूट जाएगा। तो पहली जो प्रमेय है उसमें है कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर क्या होती हैं? स्थित होती हैं। तो एक ही वृत्त में जो बराबर जीवाएं हैं, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है, अब पहली जो प्रमेय है वह क्या हो गई कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं। देखिए पहली प्रमेय ये भी महत्वपूर्ण है। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे? माने कि एक प्रश्न इस तरीके के आ गया है, प्रश्न पेपर में चित्र बना के दे दिया आपको, यहाँ पर दो जीवाएं आपको दे दी जाएं, ए बी और सी डी। ठीक है, यदि प्रश्न में लिख दिया जाए कि किसी भी वृत्त में दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, यदि जीवा ए बी की लंबाई, ए बी की जो दूरी है केंद्र से वह 5 मीटर है, तो बताइए दूसरी जीवा की लंबाई, दूसरी जीवा की जो वृत्त से दूरी है वह कितनी होगी। यानी आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए ये कितना होगा। तो आपको ये मालूम है कि यदि किसी भी वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं, जीवाएं जो दो बराबर हैं, तो उनकी जो दूरी होती है केंद्र से क्या होती है? बराबर दूरी होती है। अब देखिए कि यदि इस तरीके से प्रश्न आपका आ जाए तो आप कितनी आसानी से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, यदि ये दे दिया जाए आपको कि दो जीवाएं हैं, जिसमें जो दो जीवाएं हैं जिसमें से एक जीवा की लंबाई दे दी जाए, दूसरी जीवा की लंबाई दे दी जाए और एक की बराबर पूछ लिया है केंद्र से दूरी, तो दूसरे की आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको याद क्या रखना है कि एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि ये किसी भी वृत्त में दो बराबर जीवाएं हैं जिनमें से एक जीवा की जो वृत्त से केंद्र से दूरी है वह 5 मीटर, 2 मीटर, 5 सेंटीमीटर कितनी भी है, तो बताइए दूसरी जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी। आपको पेन भी नहीं रखना है, यदि आपको याद है तो आप सीधा उसका उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पहली प्रमेय है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।
और आगे इसको बार बार पढ़ते रहिएगा। क्या सूत्र में है, एक ही वृत्त में बराबर जीवाएं जो होती हैं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं।